हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12th में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपन ने 4 लेसन पढ़ चुके। आज अपन अपना 5th चैप्टर चालू करेंगे। 4 चैप्टर अपन ने कौन कौन से पढ़े? पहला लेसन पढ़ा अपन ने अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें अपन ने उसकी परिभाषाएं देखी, अर्थशास्त्र क्या है वो देखा। सेकंड चैप्टर अपन ने पढ़ा उपभोक्ता का संतुलन, जिसमें अपन ने देखा कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है और उसको अधिकतम संतुष्टि कैसे मिलती है। थर्ड चैप्टर अपन ने देखा था मांग की अवधारणा, जिसमें अपन ने देखा था कि कीमत के साथ मांग किस प्रकार चेंज हुई। और जो फोर्थ चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि मांग की कीमत लोच, अर्थात मांग को किस तरह से प्रभावित होती है और उसकी लोच किस प्रकार से कीमत के बढ़ने के साथ साथ उसकी लोच इलास्टिसिटी कैसे चेंज होती है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपने चारों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज अपना नया चैप्टर चालू हो रहा है पूर्ति की अवधारणा। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं पूर्ति क्या है। पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, सप्लाई या पूर्ति। अब जिसने भी मांग को अच्छे से पढ़ा है, मांग की अवधारणा यदि आपने अच्छे से पढ़ी है, आपको समझ में आ गई है, तो पूर्ति की अवधारणा में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, वही चीजें बस थोड़ा सा चेंज है, उन चेंज को याद रखना है। तो बच्चों, पूर्ति की अवधारणा पढ़ने से पहले एक बार फिर आप मेरी मांग की अवधारणा चैप्टर 3 को एक बार फिर से सारी वीडियो देख लो और नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, तो ये 5th चैप्टर आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th चैप्टर पूर्ति की अवधारणा, जिसमें आपने देखा कि पूर्ति और पूर्ति को कहते हैं सप्लाई और इसको एस से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पूर्ति किसे कहते हैं। बच्चों, अन्य बातों के समान रहने पर, ये लाइन हमारे इकोनॉमिक्स के जो भी नियम पढ़ेंगे उसमें अपन को ये लाइन तो बोलनी है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी निश्चित अवधि में किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता जिन वस्तुओं को बेचने के लिए तत्पर रहता है उसे वस्तु की पूर्ति कहते हैं। हमने मांग में बार बार क्रेता या उपभोक्ता की बात करी थी, लेकिन अभी पूर्ति के अंदर हम बार बार बात करेंगे विक्रेता। विक्रेता मतलब कोई फर्म या कोई दुकान या कोई कंपनी जो माल को बेचना चाहता है। तो पूर्ति की परिभाषा क्या है? किसी निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित कीमत पर कोई विक्रेता जो अपना सामान या माल बेचने के लिए तत्पर रहता है उसे ही हम पूर्ति कहते हैं। अब पूर्ति के साथ साथ हमें स्टॉक को भी बच्चों समझना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम पूर्ति और स्टॉक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन पूर्ति और स्टॉक एक नहीं है, इस बात को अभी ही जान लीजिए। स्टॉक का मतलब होता है एक विक्रेता के दुकान में या गोदाम में या कंपनी में या एक फर्म के अंदर जितना भी माल है वो सारा ही माल उसका स्टॉक कहलाता है। लेकिन क्या वो सारा माल बेचने के लिए तैयार है? नहीं, तो उसका जो स्टॉक है वो पूर्ति नहीं कहलाएगी। पूर्ति का मतलब होता है निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत के ऊपर कोई भी विक्रेता जिस माल को बेचने के लिए तत्पर है। तो स्टॉक और पूर्ति बिल्कुल अलग है। सपोज एक किसान है, उसके खेत के अंदर 20 बोरी गेहूं उत्पन्न हुए, तो 20 बोरी गेहूं के अंदर से वो क्या चाह रहा है कि 10 बोरी गेहूं तो मैं रहने दूं और मात्र 10 बोरी गेहूं ही बेचना चाहता हूँ। तो 20 बोरी गेहूं इसका स्टॉक हो गया था, लेकिन यदि उसमें से वो 10 बोरी बेचना चाहता है तो अब उसकी जो पूर्ति है वो मात्र 10 बोरी ही है। आया बात समझ में? तो इसको आप यहीं पर क्लियर कर लो ताकि आगे अपन कंफ्यूज ना है। जब हमें पूर्ति समझ में आ गया तो अब अपन देख लेते हैं कि पूर्ति और कीमत में क्या संबंध है। मांग और कीमत में विपरीत संबंध था, ऋणात्मक ढाल बनता था, लेकिन बच्चों पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, अर्थात दोनों में धनात्मक संबंध होता है। इसको हम एक छोटे से ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये हमारा 0 अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब यहाँ पर हमेशा आपको मैंने बताया था कीमत लेते हैं और यहाँ पर हम पूर्ति ले लेंगे, अर्थात वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी। अब अपन कीमत को 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ा दें और वस्तु की पूर्ति को भी यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50 कर दीजिए। तो आप देखिए कि जैसे जैसे इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी जब कीमत 1 थी तो वस्तु की पूर्ति 10 थी और धीरे धीरे कीमत बढ़ती गई। तो आप पूर्ति का वक्र इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि कीमत बढ़ने के साथ वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, इसलिए जो ढाल बनेगा वो धनात्मक ढाल बनेगा और वक्र इस तरह से सीधा जाएगा, जबकि हमारा जो मांग वक्र था वो इस तरह से ऋणात्मक ढाल वाला था। तो इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। और पूर्ति का, क्योंकि वस्तु की जो पूर्ति का नियम लागू इसीलिए होता है, जिस तरह हमने मांग का नियम देखा था ना
कि मांग का नियम क्या है, कीमत बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता की मांग कम हो जाती है, इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं बच्चों। तो पूर्ति का नियम भी ऐसा ही है, बस इसमें दोनों में सीधा संबंध है कि वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ साथ उसकी मांग क्या हो रही है और उसकी पूर्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वस्तु की पूर्ति और कीमत में बच्चों सीधा संबंध हो गया। और ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो कोई भी फर्म क्या होती है, अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक उत्पादन करती है। यानी कीमत बढ़ने पर वो अपने लाभ को अधिक करने के लिए कोई भी फर्म अधिक उत्पादन करती है, इसलिए कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ जाती है। सेकंड चीज क्या है कि जब कीमत बढ़ती है तो नए जो उत्पादक है, नई फर्में वो भी प्रवेश कर जाती है बाजार में और वो भी उसी वस्तु का उत्पादन करती है, तो फिर भी पूर्ति बढ़ जाती है। और जब कीमतें बढ़ती है तो कभी क्या होता है, कभी क्या, हमेशा ही अपन ने देखा है कि मांग कम होती है। जब मांग कम होगी तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी। जैसे अभी मार्केट में एप्पल देख लो, 50 रुपए किलो मिल रहे थे, तो हमारी मांग बढ़ गई थी और हम लोग बहुत सारे एप्पल ला रहे थे। लेकिन जैसे ही 50 से 100 रुपए किलो एप्पल हो गए तो मांग कम हो गई, तो मार्केट में एप्पल की पूर्ति बढ़ गई। तो मांग और पूर्ति विपरीत होते हैं, जब मांग बढ़ती है तो पूर्ति कम हो जाती है, पूर्ति बढ़ी मतलब मांग कम हो गई। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध है, और मांग और पूर्ति में भी विपरीत संबंध है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो और उसके बाद अपने आगे को लेसन को समझेंगे। मांग के नियम के आधार पर ही हमारा ये पूर्ति का नियम भी चल रहा है। तो पूर्ति वक्र अभी हमने ये देख लिया कि पूर्ति का जो किस तरह से कीमत और पूर्ति के अंदर संबंध है। अब हम देखेंगे पूर्ति अनुसूची। अब बच्चों अपन ने जैसे मांग अनुसूची देखी थी, ऐसे ही पूर्ति अनुसूची है कि वस्तु की कीमत और किसी एक फर्म या कोई एक फर्म या एक अनेक फर्म किसी निश्चित अवधि के ऊपर विभिन्न कीमतों के ऊपर किसी फर्म की जो पूर्ति होती है, यदि उसको हम एक सारणी में बता दें तो इसको पूर्ति अनुसूची कहेंगे। और जिस तरह मांग अनुसूची 2 तरह की थी, इसी प्रकार हमारी पूर्ति अनुसूची भी 2 प्रकार की है। कौन सी 2? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। अब हम दोनों अनुसूची को बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर अपन ने कीमत को बढ़ाया और यहाँ पर अपन ने ले लिया एक फर्म ए, और फर्म की अपन को ले लिया यहाँ पर अपन ने पूर्ति, जिसको सप्लाई कह रहे हैं। यहाँ पर पूर्ति मात्रा को लिख देते हैं। अब अपन ने देखा कि कीमत को बढ़ा रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो अपन ने देखा कि यहाँ पर इसकी पूर्ति भी बढ़ रही है 10, 15, 20, 25 और 30। तो किसी एक फर्म के अंदर कीमतों के बढ़ने पर या विभिन्न कीमतों पे उसके पास जो वस्तु की पूर्ति होती है, उसको जब हम एक सारणी में बता रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं। लेकिन बाजार में तो एक फर्म होती नहीं बच्चों, बहुत सारी फर्में होती है। तो जब एक से अधिक फर्मों की विभिन्न कीमतों के ऊपर पूर्ति को एक सारणी में बताते हैं तो इसको बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं। इसे भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे इसी को भी अपन आगे बना सकते थे कि मैं यहाँ पर ले लूं कीमत, यहाँ पर ए फर्म ले लूं और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ बी फर्म, और फिर उसका योग कर देंगे अपन टोटल। क्योंकि जब भी हम बाजार की बात करेंगे तो एक से अधिक फर्मों की पूर्ति के योग को ही हम बाजार पूर्ति अनुसूची कहेंगे। तो यहाँ पर आप कीमत को बढ़ा दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5 कीमत बढ़ रही है। तो सपोज अपन इसको ही ले लेते हैं कि अपना एक ही ग्राफ काम आ जाएगा। यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, पूर्ति बढ़ रही है फर्म की। अब समझ लो यहाँ पर बी फर्म है, इसकी भी पूर्ति बढ़ रही है। और समझ लो कि इन दोनों की अपन चाहे तो यहाँ पर एक सी फर्म और भी ले सकते थे और इसकी भी पूर्ति को समझ लीजिए अपन ने इस तरह से बता दिया है। और अब क्या कर दो, इन सबको प्लस कर दो, तो जो इसका जो टोटल या योग आ जाएगा वो बाजार पूर्ति वक्र आ जाएगा, बाजार पूर्ति अनुसूची आ जाएगा। 10, 20, 25 और 45, 20, 40, 45 और 5, 55 और 10, 60, 20, 40, 45, 40, 70 और 5, 85, 30 और 30, 60, 65 और 70, 80, 90 और 30, 60, 65, 105। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया, इसकी टोटल कर दी। तो एक फर्म की बात करते तब व्यक्तिगत और एक से अधिक फर्मों के योग की बात करते तब बाजार। तो अभी अपन ने अभी तक तो देखा कि पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति के अनुसूचियां देख ली। अब अपन देखते हैं पूर्ति वक्र। तो देखिए इसको अपन यहाँ पर अपन बना देंगे पूर्ति वक्र। और पूर्ति वक्र भी कितने कैसे होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। तो मैं आपको इसके अंदर यहाँ पर अच्छे से
पूर्ति वक्र बना के बताती हूँ। देखिए, जब किसी विक्रेता या फर्म के विभिन्न कीमतों के ऊपर पूर्ति को किसी ग्राफ के द्वारा दर्शा रहे तो उसे पूर्ति वक्र कहेंगे। यदि हम एक फर्म की बात कर रहे हैं तो उसको व्यक्तिक पूर्ति वक्र, और एक से अधिक फर्मों की पूर्ति के योग की बात कर रहे हैं तो उसे बाजार पूर्ति वक्र कहेंगे। अब अपन यहाँ पर अपने पास पूर्ति अनुसूची अपने बनाई थी ना बेटा, उसी से अपन वक्र बनाएंगे। देखो कैसे, ये ए फर्म ले लो और इसकी यहाँ पर ले लो कीमत बढ़ा दी 1 2 3 4 और 5, और उसके साथ उसकी पूर्ति बढ़ा दी 10 20 30 40 और 50। ये तो होगी अपनी पूर्ति अनुसूची। इसी पे अपन एक ग्राफ बना देते हैं। ये 0 x y अक्ष पे हमेशा अपन क्या लेंगे, कीमत। इसको न मत भूलना, इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बहुत महत्व है। और यहाँ पर तो मैं रफ डायग्राम बनाती हूँ, लेकिन आपको एग्जाम की कॉपी में पेंसिल स्केल से अच्छे से डायग्राम बनाने और पेन से अच्छे से उसका नामांकन भी करना है। यदि आपने एक्स अक्ष पे क्या है, वाई अक्ष पे क्या लिया है, यदि आप वो नहीं बताते हो तो उस ग्राफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से बताना है। तो यहाँ पर ले लिया अपन ने पूर्ति मात्रा को ले लिया। अब अपन ने देखा कीमत को बढ़ा रहे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर अपन ले रहे पूर्ति को 10 20 30 40 और 50। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब कीमत 1 थी तो वस्तु की पूर्ति 10 थी, 2 पे 20 हो गए अपन, और 3 पे आ गए अपन 30, 4 पे 40 और 5 पे 50। तो ये अपना बनता है पूर्ति वक्र। किसी एक व्यक्तिगत विक्रेता या फिर एक फर्म के लिए अपन ने पूर्ति वक्र बनाया है तो इसको कहेंगे व्यक्तिक पूर्ति वक्र, क्योंकि अपन यहाँ पर केवल एक फर्म की बात करिए। अब अपन क्या करें, एक फर्म तो अपनी एक थी सही, एक और फर्म ले लीजिए और इसकी पूर्ति को बता दीजिए, जैसे 5 10 15 20 और 25, और इन दोनों को योग कर दीजिए, टोटल कर दो इसको। 10 और 5 15, 20 और 10 30, 30 और 15 30 और 10 40 और 5 45, 40 और 20 60, 25 50 60 70 और 5 75। अब अपन ने क्या कर दिया, ये अपना बन गया बाजार वक्र, बाजार पूर्ति अनुसूची, और इसके आधार पर अपन बना देंगे बाजार वक्र। तो ये तो ए फर्म का बन गया। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, अब बना देंगे अपन यहाँ पर बी फर्म के लिए। तो बी फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक के ऊपर क्या था 5, पहले इसको हटा देते हैं अपन और इसके लिए बना देते हैं। जब कीमत 1 रुपया है तो यहाँ पर इसको 5 का अपन डिफरेंस ले लेते हैं, 15 25 45 35 और 45। अब जब कीमत 1 थी तो बाजार बी का 5, 2 होने पर 10, 2 होने पर 10। जब कीमत 3 है तो 15, 3 है तो 15, 4 है तो 20, 4 है तो लगभग 20, और 5 है तो 25, 5 है तो अपना ये आ गया 25। तो ये अपना पूर्ति वक्र इस तरह का एस बी फर्म के लिए ये अपना पूर्ति वक्र आ गया। अब एक पूर्ति वक्र कैसे बना देंगे अपन, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ पे 1 पे दोनों का टोटल आ गया 15, तो ये 1 पे 15 ले लिया अपन ने, 2 पे 30, 2 पे 30 ले लेंगे अपन, 3 पे 45 ले लिया, 3 पे 45, 4 पे 60। तो इस अपन को उस ग्राफ को नंबर बढ़ा दीजिए, ये 55, ये 60, ये 65 और ये 70 और ये 75, और आप इसको बढ़ाते जाइए। तो अपन आ गए थे 3 तक आ गए थे 45, अब 4 पे 60 ले लो, 4 पे अपन ने ले लिया 60 और 5 पे ले लिया अपन ने 75, तो ये आ गया अपना 75। तो ये जो ग्राफ जा रहा है वो SAB, अर्थात इसको कहेंगे अपन बाजार पूर्ति वक्र। आया बच्चों समझ में? आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, वस्तु की पूर्ति किसे कहते हैं और पूर्ति और कीमत में संबंध, अर्थात एक निश्चित समय अवधि पर निश्चित कीमत के ऊपर जब विक्रेता जिन सामान को बेचने के लिए तत्पर रहता है उसे ही हम पूर्ति कहते हैं। पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। फिर अपन ने देखा कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है, फिर अपन ने देखा कि पूर्ति क्यों बाजार की पूर्ति कीमत के साथ कैसे बढ़ती है, उसका रीजन मैंने बताया कि कोई भी उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, उस वक्त नई फर्में भी प्रवेश कर जाती है, और जब कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है तो अपने आप ही पूर्ति बढ़ जाती है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिक पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, और फिर पूर्ति वक्र, व्यक्तिक पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है।
इस वीडियो के बाद मैं इसके नोट्स अपलोड कर रही हूँ, उसे अच्छे से नोट कीजिए और अपना जो अध्ययन है वो मेरे साथ साथ कंटिन्यूस रखिए, वरना एक साथ अपन को समझने में दिक्कत आएगी। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। थैंक यू।